सो हेलो एवरीवन। तो ये चल रही है पेडागोजी मास्टर सीरीज और आज है आपकी क्लास नंबर 2। इससे पहले क्लास 1 हो चुकी है। क्लास 1 में हमने डिस्कस क्या क्या किया था। अगर आपने क्लास 1 देखा होगा तो उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। साइकोलॉजी वाली यूनिट हम कर रहे हैं। साइकोलॉजी क्या चीज है और उसके कुछ मेथड्स के बारे में इससे पहले हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये डेवलपमेंटल मेथड, क्लिनिकल मेथड, सर्वे मेथड, ये सारी चीजें। ये देखो यहाँ पर एक ये पूरा आपको मैं ये चार्ट पेपर दिखाता हूँ। ये देखो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। इतनी सारे ये सारे मेथड्स और साइकोलॉजी होता क्या है, ये सारी चीज़ें सब हमने कल डिस्कस की थी। और आज के क्लास का टॉपिक है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आज का जो ये क्लास है, आज की जो ये क्लास है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और एक ही क्लास से आपके बहुत सारे नंबर, यानी एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम से। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। वैसे तो ज्यादा मुश्किल क्लास नहीं है, बट हाँ पहली बार आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको पहली बार में समझ में ना आए। तो वीडियो एक बार नहीं, दो बार नहीं, मतलब जब तक ना समझ में आए देखते रहो। जो चीजें ना समझ में आए मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। मैं कोशिश करूंगा फिर से उसे नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने की। और सबसे जरूरी बात है, ये जो सारी पीपीटीज पीडीएफ्स हैं, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराता हूँ, वहाँ पे डाल देता हूँ। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, एग्जाम के लिए संभाल के रख सकते हो इनको। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल के लिए आप इसको स्कैन कर लो या लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। बट कर लो, आपको फायदा होगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, तो है क्या चीज ये, है ना। अगर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की मैं बात करता हूँ तो स्कूल क्या मतलब, कोई स्कूल है, अलग अलग स्कूल बने हुए हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो पहले समझते हैं कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, a group of psychologists having similar point of view and making similar approaches to study a human mind or behavior। जब हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं अपने अपने, है ना। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं और वो उनकी अलग अलग अप्रोचेज हैं। किस चीज की अप्रोच, ह्यूमन माइंड को स्टडी करने की या बिहेवियर को स्टडी करने की। जैसे आपने सुना भी होगा, कुछ साइकोलॉजिस्ट कुछ और कहते हैं, कुछ और साइकोलॉजिस्ट कुछ और कहते हैं, यानी सबका अपना अपना अलग अलग मानना है। तो जो सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, यानी जिनके विचार एक जैसे हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। जिनके विचार थोड़े से और अलग हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। मतलब इस तरीके से उनके विचारों के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, और इन्हीं ग्रुप्स को हम कहते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो अलग अलग विचार हैं, उन अलग अलग विचारों को जब हम एक ग्रुप में रख देते हैं, यानी एक संप्रदाय में रख देते हैं, उसी को हम कह देते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, समान दृष्टिकोण रखने वाले और मानव मन या व्यवहार का अध्ययन करने वाले, समान दृष्टिकोण रखने वाले मनोवैज्ञानिकों का एक समूह या एक विचारधारा जो है वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, यानी सेम काइंड ऑफ थॉट्स को हम जब एक जगह स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं हमारे पास। बहुत सारे नहीं है, सिर्फ 8 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है, टोटल 8। ठीक है, 8 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं मेन जो हैं, जिनके बारे में हमें अभी यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से कुछ देखो, एक ये है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। साइको एनालिसिस भी एक होता है, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, इनके बारे में आपने हो सकता है सीटेट में पहले भी थोड़ा बहुत इनका नाम वगैरह सुना हो। तो अब यहाँ पर आपको इसको थोड़ा और अच्छे से डीप में पढ़ने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देखो कॉग्निटिव क्या होता है, संज्ञान, दिमाग, यानी आपके दिमाग से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, जिसमें आपके मेंटल प्रोसेस के बारे में बात हो रही होगी, या जिनके विचार जो हैं वो संज्ञान से जुड़े हुए होंगे, यानी जो मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे होंगे, उनकी सबकी स्टडी हम संज्ञानवाद यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है वो क्या कहती है कि जो एक ह्यूमन है, एज अ ह्यूमन हम अपने हाईएस्ट पीक पे, अपने पोटेंशियल के हाईएस्ट पीक पे कैसे पहुंच सकें, अपने अंदर अपनी जो ग्रोथ है उसको कैसे सबसे ज्यादा कर सकें, हाईएस्ट कर सकें। तो यानी एज अ ह्यूमन आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में बात होती है। इसी तरीके से साइको एनालिसिस के बारे में हम भी आगे समझेंगे और जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हम सबके बारे में एक एक करके समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली मैंने आपको अभी बताया कि कितने स्कूल ऑफ थॉट हैं, 8 स्कूल ऑफ थॉट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, 8 विचारधाराएं हैं जिनके बारे में अलग अलग हमें पढ़ना है।
तो इसका एक न्यूमोनिक है SFPBGCSC, SFPBGCSC। इसको आप याद रखने के लिए याद कर सकते हैं और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा SFPBGCSC। और ये जो है एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी जैसे सबसे पहले ये वाला स्कूल ऑफ थॉट आया, फिर इसके बाद ये वाला स्कूल ऑफ थॉट आया, फिर ये वाला आया। तो मतलब जैसे जैसे वो एक एक के बाद आते गए हैं, उसी तरीके से मैंने इनको यहाँ न्यूमोनिक में सेट करके लगाया हुआ है और आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अभी मैं इसकी फुल फॉर्म भी बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी इस स्कूल ऑफ थॉट में, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में, किसका स्ट्रक्चर? मन का स्ट्रक्चर यानी माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में बात होती है स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद में। इसके बाद आया था फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का नाम जैसे आपको पता चल रहा है, फंक्शन, हमारा जो मन है वो फंक्शन कैसे करता है, वो प्रक्रिया कैसे करता है, वो काम कैसे करता है, इसके बारे में बात करता है फंक्शनलिज्म, ठीक है। इसके बाद आया साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस में एक व्यक्ति थे सिगमंड फ्रॉइड। उन्होंने कहा कि भाई मन जो है उसके और भी कई भाग हैं, है ना। उन्होंने मन के टाइप्स को डिवाइड कर दिया कि भाई मन के इतने इतने टाइप होते हैं और ये वाला टाइप इस तरीके से काम करता है, ये वाला टाइप इस तरीके से काम करता है। तो साइकोएनालिसिस में उन्होंने मन के भी भाग बता दिए। इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बात की, इन्होंने फंक्शन के बारे में बात की और इन्होंने कहा कि मन के अलग अलग टाइप्स हैं और वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इन्होंने इसके बारे में बात की। देन आता है बिहेवियरिज्म। अब अभी तक क्या हो रहा था कि सब माइंड के बारे में बात करते, मन के बारे में बात कर रहे थे। जब बिहेवियरिज्म आया तो इन्होंने कहा भाई क्या मन मन लगा रखा है तुमने मन में, तो क्या हम मन को देख सकते हैं, क्या हम मन को पहचान सकते हैं, क्या हम मन को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं? इन्होंने कहा जब हम उसे देख ही नहीं सकते तो हम उसके बारे में बात क्यों करें। हम बात करेंगे बिहेवियर के बारे में, क्योंकि आपके सामने क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का बिहेवियर होता है तो आप उसको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको माप सकते हो। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो साइकोलॉजी को बिहेवियर की स्टडी मानेंगे, मन मन हमें नहीं पता, मन तो हमें दिखाई देता नहीं, हम मन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है, बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद बिहेवियरिज्म आया। देन आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या था, इन्होंने कहा कि किसी चीज को अगर आप एज अ होल स्टडी करोगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है होल, ठीक है, समग्र। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल, समग्र, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी इसको हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो गेस्टाल्ट का मतलब है, इन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज को एज अ होल स्टडी करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ज्यादा आसान होती है, ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानवाद। जब आप दिमाग से रिलेटेड प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं, यानी आप सोचते कैसे हैं, आप चीजों को समझते कैसे हैं, तो जब संज्ञान से रिलेटेड यानी आपके दिमाग से रिलेटेड चीजों के बारे में बात होती है तो वो होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। देन आता है ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी यानी कि मानवतावाद। मानवतावाद क्या कहता है, जैसा कि आपको नाम से इसके पता चल रहा है, ह्यूमनिज्म, जिसमें आप एक ह्यूमन के गुणों को विकसित करना चाहते हो, आप इंटर ह्यूमन रिलेशंस को विकसित करना चाहते हो, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एक ह्यूमन कैसे ग्रो कर जाए, कैसे अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सके, जब इन सारी चीजों के बारे में बात होगी तो वो कहलाएगा मानवतावाद। यानी वो स्कूल ऑफ थॉट कौन सा होगा? ह्यूमनिज्म होगा। इसके बाद आता है सबसे लास्ट कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, रचनावाद। रचनावाद क्या कहता है कि जो एक व्यक्ति है, जो एक लर्नर है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो लाइन में मैंने अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। इसी क्रम में ये विकसित होते चलेगा और इसी के बारे में हमें आगे और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म को जानना है, फंक्शनलिज्म को जानना है, साइकोएनालिसिस को, मतलब एक एक करके सबको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। न्यूमोनिक ध्यान रखना भाई, SFPBGCSC, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, SFPBGCSC। ऐसे वो मंत्र पढ़ते हैं ना बार बार, ऐसे बार बार मंत्र पढ़ो, SFPBGCSC, SFPBGCSC, 2 मिनट में याद हो जाएंगे। तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है और नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर है क्या चीज। तो चलो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म से, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, संरचना। स्ट्रक्चरलिज्म जो है हमारा स्कूल ऑफ थॉट, सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है। किसने इसको लाया, क्या था, वो सारी चीजें अभी हम देखते हैं। संरचनावाद क्या है, हमारा सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट था और जो किस चीज के बारे में फोकस करता था, इसका फोकस इस चीज पे था कि हमारे दिमाग की संरचना कैसी है, ठीक है। हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा किस चीज के बारे में सोचता है, कैसे सेंसेशन होती है, इन सब चीजों को, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो संरचना के बारे में कौन बात करता है?
स्ट्रक्चरलिज्म, और ये सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट था। सबसे पहले ये विचारधारा हमारे सामने आई। आगे देखते हैं, संरचनावाद के जो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म क्या किसको माना जाता है? ईवी टिचनर को। देखिए, कल की क्लास जब हम ले रहे थे तो वहां पे आपने नाम सुना था विलियम वुंड का। विलियम वुंड कौन है? विलियम वुंड के ही शिष्य हैं ईवी टिचनर, ठीक है। देखिए, जब आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कौन है, तो आप वहां पर किसे टिक करेंगे? ईवी टिचनर को। लेकिन लेकिन अगर ईवी टिचनर का नाम नहीं मिलता है तो आप विलियम वुंड के साथ जाएंगे, क्योंकि विलियम वुंड काफी टाइम से इस चीज के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन इसको नाम किसने दिया? नाम दिया था उन्हीं के शिष्य ईवी टिचनर ने, ठीक है। तो ईवी टिचनर को हम फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म मान के चलेंगे। अब विलियम वुंड है कौन? कल जब हम क्लास ले रहे थे, फर्स्ट क्लास जब हमने की थी, तब हमने वहां पे एक चीज पढ़ी थी कि विश्व की पहली साइकोलॉजी की लैब कहाँ ओपन हुई थी? लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में। कल की क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी, है ना। लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में विश्व की पहली साइकोलॉजी की लैब ओपन हुई। तो जब पहली साइकोलॉजी की लैब ओपन हुई, और उसको किसने ओपन किया था? उसको वो ओपन किया था विलियम वुंट ने, ठीक है। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली साइकोलॉजी की लैब ओपन की और वहां से रिसर्च करना शुरू किया साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। और इसीलिए जो संरचनावाद है वो साइकोलॉजी का फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है। जब उन्होंने धीरे धीरे उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और आगे उसके बारे में और जानना शुरू किया, तब जाके इन्होंने संरचनावाद को आगे और डेवलप किया, और फिर इनके शिष्य आए जिन्होंने इसको और ज्यादा डेवलप किया और इसको नाम दिया, ठीक है। और वहां पे कौन सा मेथड यूज होता था? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये भी आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो संरचनावाद के बारे में मैंने आपको ये बता ही दिया कि ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, हाँ आगे देखते हैं। फोकस ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू मोस्ट बेसिक फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, जो हमारी मेंटल प्रोसेस है उसको बिल्कुल बेसिक फॉर्म में ब्रेक करके उसको उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की जाती है इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, ठीक है। इसका गोल है, इट्स गोल वॉज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड या फिर कॉन्शियसनेस। यहाँ पे माइंड से क्या मतलब है? चेतना से। माइंड का मतलब चेतना से है, कॉन्शियसनेस से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, जैसे आप अगर एक सेब को डिस्क्राइब करेंगे तो आप उसके किस किस चीज, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर डिस्क्राइब करेंगे तो क्या किन किन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं? उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, इन इन चीजों के बारे में आप बात करेंगे। तो उसका आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, है ना। एक तरीके से आप एप्पल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, उसको बताना चाह रहे हैं। इसी तरीके से इन द सेम वे आप माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, ठीक है। और इसके लिए कौन सा मेथड यूज होता था? यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया, विलियम वुंड थे और वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज करते थे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को समझने के लिए वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज करते थे। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मैंने आपको कल भी समझाया था, अभी भी बताता हूँ कि एक ऐसी विधि है जिसमें जो सब्जेक्ट है, यानी जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, वो खुद ही अपने एक्सपीरियंसेस को बताता है। कल भी मैंने आपको समझाया था कि मान लो आपको किसी के मन को रिसर्च करना है, उसके बारे में जानना है कि एक व्यक्ति सोने के बाद उसका मन कैसे काम करेगा। अगर वो सोकर उठता है तो उसका जो दिमाग है, वो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है, वो कैसे कार्य करेगी। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आप उस व्यक्ति से पूछेंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे या आपको कैसा महसूस हुआ। तो उसी को कहते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। जब व्यक्ति स्वयं अपने बारे में डिस्क्राइब करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करता है, तो वो कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और इसी का यूज होता था संरचनावाद में। अब यहाँ पर जो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड था, इसको क्रिटिसाइज किया गया, इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए। और क्यों आए, क्या क्या आए, मतलब क्रिटिसिज्म, चलो उसको भी एक बार देखते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड लेस साइंटिफिक बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्टिव नेचर। जब मैंने आपको कल इंट्रोस्पेक्शन मेथड समझाया था, तब मैंने आपको बताया था, अगर कोई व्यक्ति किसी एक चीज के बारे में अपने विचार बताता है, तो हो सकता है दूसरे व्यक्ति का विचार अलग हो सकता है तीसरा व्यक्ति आए उसके विचार अलग हो। राहुल जो है वो मैथ्स को अलग तरीके से सोचता होगा, मैथ्स के बारे में अलग विचार रखता होगा। नेहा अलग विचार रखती होगी, सूरज अलग तरीके से सोचता होगा। इसका मतलब होता है सब्जेक्टिव नेचर, यानी कि सबके
एक चीज को लेकर के सबके अलग अलग विचार होना, इसी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव नेचर। लेकिन साइंस क्या होता है? साइंस में होता है कि भाई एक फिक्स फैक्ट है और वही चीज सबके लिए मान्य है ना, एक फिक्स फैक्ट है और वही सबको मानना पड़ेगा। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में तो ऐसा था ही नहीं, सबके विचार अलग अलग हो सकते थे, इसलिए ये साइंटिफिक नहीं थी। ठीक है, ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? डिफरेंट ऑब्जर्वर प्रोवाइड डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू द सेम स्टिमुलाई। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सेम स्टिमुलाई होगा, एक सेम वजह होगी, लेकिन फिर भी उसके जो रिस्पॉन्स होंगे, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग रिस्पॉन्स होंगे। द टेक्निक वॉज नॉट हेल्पफुल इन द केस ऑफ चिल्ड्रन एंड एनिमल। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, व्यक्ति अपने आप डिस्क्राइब करता है, लेकिन एक छोटा बच्चा और एक जानवर तो अपने आप किसी एक्सपीरियंस को डिफाइन कर ही नहीं सकते, है ना, अपने आप किसी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। एक एनिमल तो बोल ही नहीं सकता और बच्चा समझ नहीं पाएगा इन चीज़ों को, तो इसलिए ये यहाँ पर प्रभावी नहीं हुई। इसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं, जैसे पर्सनैलिटी हो गया, मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, डेवलपमेंट हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें अपने आप में इतनी जटिल हैं कि इसको व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, तो डिस्क्राइब कैसे करेगा। कई बार आपको भी पता नहीं चलता ना कि आपको कौन सी बीमारी है, आपको बहुत अंदर से अजीब सा लग रहा होगा या और भी कोई दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको हुआ क्या है। तो यानी कई बार ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको व्यक्ति अपने आप खुद में समझ नहीं पाता, तो उसको डिस्क्राइब कैसे करेगा, उसको इंट्रोस्पेक्ट कैसे करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये विधि जो है वहां पर काम नहीं आई और कारगर नहीं हुई। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, वो भी एक जटिल प्रक्रिया है और उसको एक्सप्लेन कर पाना, समझा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ये थी सारी कहानी स्ट्रक्चरिज्म की। ठीक है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि हम स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है, उसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया, ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। और उन सबसे जरूरी बात, फादर ऑफ स्ट्रक्चरिज्म किसे कहा जाता है? ईवी टिचनर को। और विलियम वुंड कौन थे, उनका क्या रिलेशन था इससे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या है? प्रकार्यवाद। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, फंक्शनलिज्म होता है जब हम फंक्शन पे फोकस करें। इस इस स्कूल ऑफ थॉट को बेसिकली इसीलिए लाया गया था ताकि ये स्ट्रक्चरिज्म को काउंटर कर सके, मतलब उसके विरोध में लाया गया कि भाई इन्होंने कहा, और इसके जो फादर हैं वो कौन है? विलियम जेम्स है। ठीक है, वो विलियम वुंड थे, ये विलियम जेम्स हैं, ये आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो विलियम जेम्स प्रकार्यवाद के जनक हैं, और इन्होंने स्ट्रक्चरिज्म को काउंटर करने के लिए ही इस स्कूल ऑफ थॉट को विकसित किया। इन्होंने कहा कि क्या स्ट्रक्चर के पीछे पड़े हो, कोई चीज काम कैसे करती है इस पे फोकस करो। जैसे कि मान लो अभी आपके सामने फोन है ना, आप जिस फोन में इस वीडियो को देख रहे हो, तो स्ट्रक्चरिज्म क्या कहता कि फोन कैसे बना है, इसकी स्क्रीन कैसे बनी है, इसमें कवर कौन सी लगी है, इसमें स्पीकर कौन सा लगा है, इसका कैमरा कैसा है, ये सारा स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन फंक्शनलिज्म बोलेगा कि स्ट्रक्चर से क्या फर्क पड़ता है, ये काम क्या करता है, फंक्शन क्या करता है। इससे हम वीडियो देख सकते हैं, इससे हम कॉल कर सकते हैं, इससे हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो हम फंक्शन पे फोकस करेंगे, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा किसने कहा? विलियम जेम्स ने, जो कि फंक्शनलिज्म को बढ़ाते हैं आगे। फोकस ऑन हाउ माइंड फंक्शन टू हेल्प ह्यूमंस अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट। इसका फोकस किस चीज पे था कि कैसे एक व्यक्ति, ह्यूमंस का जो दिमाग है, ह्यूमंस का जो माइंड है, मन है, उनका जो मन है, वो उनके एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में कैसे उनको मदद करता है, इस चीज पे इसका फोकस था। ठीक है, दे सजेस्ट साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन फंक्शन एंड पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी जो साइकोलॉजी है वो किस चीज पे फोकस होनी चाहिए? हमारे चेतना, हमारे मन के फंक्शन पे, ना कि उसके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें उसके फंक्शन को, कैसे वो काम करता है, उसका उद्देश्य क्या है, इस चीज पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये दो वर्ड आप ध्यान रखेंगे, फंक्शन और पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी हमारे माइंड का फंक्शन क्या है और उसका पर्पस क्या है, ये चीज आती है हमारे प्रकार्यवाद में, फंक्शनलिज्म में। इसके बाद अगला स्कूल ऑफ थॉट आता है साइको एनालिसिस, यानी मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद से एक बहुत महत्वपूर्ण नाम जुड़ता है सिगमंड फ्रॉइड का। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इनका साइकोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। अब तक क्या हो रहा था कि भाई उन्होंने मन का स्ट्रक्चर बोला, और फिर एक जने आए, उन्होंने कहा कि मन फंक्शन कैसे करता है। अब सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया, इन्होंने मन के हिस्से बता दिए।
मन के भी टाइप बता दिए। ठीक है, अभी तक मन को एज अ होल देखा जा रहा था, अब इन्होंने कहा कि मन के 3 प्रकार हैं। ठीक है, ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये मन के 3 प्रकार हैं। इसके बारे में भी और आगे हम और समझेंगे। इन्होंने कहा कि हमारे मन का जो हिस्सा है उसका सिर्फ 10% हिस्सा जो है वो चेतन मन है, और बाकी का सारा अवचेतन मन है जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं छिपा बैठा है। ठीक है, हमारे पूरे ओवरऑल मन का सिर्फ 10% हिस्सा है जो हमारे बाहर बिहेवियर में नजर आता है। ठीक है, उसके अलावा जो 90% हिस्सा है, एक ह्यूमन के माइंड का 90% हिस्सा तो उसके अंदर छिपा रहता है, उसके अंदर दबा रहता है, और वो जो है हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। यही बेसिकली मेन बात इस स्कूल ऑफ थॉट में कही जाती है। ठीक है, क्या, एक बार मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। हमारे मन का 90% हिस्सा हमारे अंदर कहीं ना कहीं छिपा रहता है। ठीक है, और वो हमारे व्यवहार को इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। यही कहा साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट ने। ठीक है, आगे देखते हैं। और तो साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद, इसके जो जनक हैं वो सिगमंड फ्रॉइड हैं। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड की एक थ्योरी है, पूरी एक थ्योरी है साइको एनालिटिक थ्योरी। तो साइको एनालिसिस एनालिटिक थ्योरी को आगे हम और जब हम अलग मतलब किसी एक अलग क्लास में डिटेल से उस थ्योरी को पढ़ेंगे आगे, उसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने बताई थी, वो सब चीजें हमें अलग से पढ़नी है, उसको हम अलग से जानेंगे। फिलहाल इस स्कूल ऑफ थॉट का क्या मानना था, किस चीज पे बेस था, ये चीजें यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो इसके जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड इसके जनक है। फोकस्ड ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन द बिहेवियर। जो मैंने बात अभी आपको बताई कि हमारा जो एक अनकॉन्शियस माइंड है, हमारे मन का जो 90% हिस्सा है, जो शांत हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं एक छिपी हुई चीजें हैं, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। इस चीज पे इस स्कूल ऑफ थॉट का फोकस था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, हमारे मन का 90% हिस्सा है जो कहीं ना कहीं अंदर दबा हुआ है, छिपा हुआ है, और वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। बस इसी चीज पे ये पूरा स्कूल ऑफ थॉट बेस्ड है। ठीक है, ह्यूमन माइंड इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, इन्होंने बताया कि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है वो 3 एलिमेंट्स से मिला होता है, यानी उसके 3 और भाग हैं, जिसको इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो बताया। 3 भागों के नाम इन्होंने बताए, और इनके बारे में डिटेल्स हम इनकी थ्योरी में पढ़ेंगे। जब इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में सारा पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन्होंने माइंड के 3 स्टेट्स बता दिए कि एक इड है, एक ईगो है, एक सुपर ईगो। ठीक है, फ्रॉइड बिलीव दैट ह्यूमंस आर मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिजायर्स फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेजर सीकिंग, मोस्टली सेक्सुअल डिजायर्स। ठीक है, फ्रॉइड का ऐसा मानना था कि जो हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं, हमारे मन में ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो प्लेजर सीकिंग की, यानी सुख भोगने की, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं मनुष्य के अंदर जो उसके बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। ठीक है, उसके अंदर ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो अंदर ही अंदर दबी होती हैं और उसके बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, ऐसा मानना था फ्रॉइड का। ठीक है, और ये किस तरह की इच्छाएं हैं? ये सेक्सुअल डिजायर्स हैं, ऐसा उन्होंने इस अपनी बात को ऐसे में उन्होंने बताया। ठीक है, कि ह्यूमंस के अंदर ऐसी बहुत सारी डिजायर्स हैं जो छिपी रहती हैं और उसके बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। और ये लिबिडो के बारे में बात करते हैं। लिबिडो जो है एक तरह की एनर्जी है, लिबिडो। इस चीज के बारे में हम इनकी थ्योरी में और डिटेल में पढ़ेंगे। लिबिडो इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने एक टर्म बताया था, ये सब चीजें हमें इनके थ्योरी में पढ़नी है। फिलहाल बस जो मेन मेन बातें बताई हैं वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मिसप्रोनाउंसिएशन, जोक्स और ड्रीम्स। इन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट में इन चीजों के बारे में भी एनालाइज किया। फॉरगेटफुलनेस होता है कि आप चीज़ों को भूल कैसे जाते हैं ना, कई बार आपको एकदम से चीज़ें भूल जाती हैं, या फिर आपकी ज़बान फिसल जाती है और आप चीज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, या फिर जोक्स कैसे वर्क करते हैं, ड्रीम्स हमारे कैसे वर्क करते हैं, इन चीज़ों के बारे में, ये जो आस्पेक्ट थे हमारे मन के, उसके बारे में साइको एनालिसिस, ये मनोविश्लेषणवाद जो है वो बात करता है। ठीक है, एक बार मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर जो 10% हिस्सा होता है हमारे मन का, वो तो हमारे बिहेवियर में साफ साफ बाहर नजर आ रहा होता है ना, जो भी हम व्यवहार करते हैं उनमें हम ये 10% हिस्सा मन का देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका कहना था कि हमारे मन का 90% हिस्सा है जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं छिपा रहता है, दबा रहता है, और उसी चीज के बारे में इस पूरी स्कूल ऑफ थॉट में स्टडी होती है। ठीक है, इसके बाद
कुछ और इम्पोर्टेंट एक दो टर्म थे जो इन्होंने दिए थे। दो इम्पोर्टेंट टर्म है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये बात आती है कि जो लड़के होते हैं, जो बॉयज होते हैं, वो अपनी माता की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और वहीं जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ऐसा क्यों होता है? आ, ऐसा मतलब इन्होंने बताया कि इस तरह की एक एनर्जी होती है बॉयज के अंदर जो उनको अपने माता की तरफ उनको ज्यादा अट्रैक्ट करवाती है, और ऐसे ही गर्ल्स के अंदर भी एक तरह की एनर्जी पाई जाती है, लिबिडो जिसको उन्होंने कहा था, वो उनके पिता की तरफ उनको अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर जो ओडिपस है, ओडिपस ऐसा माना जाता है, मतलब एक तरह की ये कहानी प्रचलित है कि एक राजकुमार था जिसने अपने पिता को मरवा दिया था, और अपने माता के साथ वो रहने लग गया था क्योंकि उसका माता की तरफ अपने अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, और वो ऐसा मतलब इस तरह की कोई कहानी फेमस है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि इस तरीके का कॉम्प्लेक्स होता है जो बॉयज और गर्ल्स में होता है। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये आप ध्यान रखेंगे। और इलेक्ट्रा भी इसी तरह की कोई कहानी है कि एक राजकुमारी थी, वो अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट वगैरह। तो ठीक है, जब बॉयज जो हैं वो अपने माता की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और गर्ल्स जो हैं अपने पिता की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, ये है बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के अंदर। इसके बाद दो टर्म उन्होंने और दिए थे, इरोज और थैनाटोज। ये इरोज और थैनाटोज क्या है? इरोज होता है, आपने देखा होगा कोई ना कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक वाला होता है ना, जिसकी जिसको देख करके आपको खुद एक पॉजिटिविटी सी फील होती है, वो अपने आप में लाइफ को एक उत्साह और उमंग के साथ जीना चाहता है। तो इसी चीज को कहते हैं इरोज। ठीक है, जब आप लाइफ को पॉजिटिवली बिल्कुल जीने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं, आगे रखते हैं, वो कहलाती है, वो एनर्जी कहलाती है इरोज। ठीक है, जब आप पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करते हैं लाइफ में, तो वो कहलाती है इरोज। और वहीं जब एक नेगेटिव एनर्जी रेडिएट होती है, यानी जो जिसको इन्होंने डेथ इंस्टिंक्ट भी कहा है, थैनाटोस या फिर डेथ इंस्टिंक्ट कहा है, इसमें जो आपकी सारी बुरी आदतें हैं या फिर जीवन के प्रति जो नेगेटिविटी है, सारी चीजें, वो सारी चीजें थैनाटोस में आती हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म है सिंपली इजिली से, दो एनर्जी आप इसे कह सकते हैं। इरोज का मतलब है एक पॉजिटिव आउटलुक लाइफ के प्रति, और जितनी भी नेगेटिव चीजें आती हैं वो आती हैं थैनाटोस के अंदर। तो ये था साइकोएनालिसिस, जिसमें ये दो तीन चीजें हैं, ओडिपस इलेक्ट्रा और इरोस थैनाटोस। ये सब तो हम इनकी थ्योरी में पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी में ना एकदम एक्सप्लेन में ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। बाकी बस ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे मन का जो 90% हिस्सा है वो हमारे मन के अंदर दबा होता है, और वो हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ये थी सारी कहानी हमारी साइकोएनालिसिस की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट आता है बिहेवियरिज्म। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था, सब लोग कह रहे थे कि मन का स्ट्रक्चर देखो, मन का फंक्शन देखो, मन के इतने टाइप्स हैं, मन का ये है, मन का वो है। अब आ, अब इसके बाद आया बिहेवियरिज्म, और उन्होंने कहा क्या तुम लोगों ने मन मन लगा रखा है, जिस मन को हम देख नहीं सकते, जिस मन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिस मन को हम मेजर नहीं कर सकते, उसके बारे में तुम बात कैसे कर रहे हो? उसके उसके बारे में बात करने का कोई फायदा है? इन्होंने कहा कि हम बिहेवियर को देख सकते हैं, हम किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम किसी के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्यों ना कि हम बिहेवियर के बारे में बात करें। और इन्होंने कहा कि मैं तो बिहेवियर के बारे में बात करूंगा, और बिहेवियर को साइकोलॉजी की ब्रांच आगे बनाऊंगा। ठीक है, तो जो बिहेवियरिज्म है वो किस चीज पे फोकस करता है? ह्यूमन के बिहेवियर पे, ह्यूमन के बिहेवियर के स्टडी पर फोकस करता है बिहेवियरिज्म। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में आगे। तो बिहेवियरिज्म में जो प्रमुख नाम है वो कौन है? जॉन वॉटसन। ठीक है, जॉन ब्रॉडस वॉटसन इनका नाम है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इन्हें कहा जाता है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन, ये आप ध्यान रखेंगे, जॉन ब्रॉडस वॉटसन इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनलिज्म सबको पूरी तरह से खारिज कर दिया और सबको नकार दिया। इन्होंने कहा कि तुम लोगों ने क्या मन मन लगा रखा है, मैं ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर पर फोकस करूंगा, क्योंकि हम व्यवहार को देख सकते हैं, मन को नहीं देख सकते। और इन्होंने, इनकी एक बहुत फेमस लाइन थी, इन्होंने कहा कि तुम मुझे कुछ दूध पीते बच्चे दे दो, एक मतलब 1 दर्जन दूध पीते हुए बच्चे दे दो, और मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ कंडीशनिंग करके। मतलब ये इस चीज पे इतना ज्यादा फोकस करते थे कि इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कही कि अगर तुम मुझे कुछ दूध पीते हुए बच्चे दे दो 1 दर्जन, तो जो तुम चाहो चोर पुलिस मैं उनको वो बना करके दिखा दूंगा। तो ये क्या था,
ये था कंडीशनिंग, यानी किसी के भी व्यवहार को वो अपनी तरह से मोल्ड कर सकते थे, उसको मोड़ सकते थे। ये ऐसा उन्होंने कहा कि जो किसी का व्यवहार होता है वही सारी चीज है। इन्होंने सारी की सारी इंपॉर्टेंस व्यवहार को दी। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि एक ह्यूमन में, यानी एक हाँ, एक व्यक्ति में 3 इमोशंस होते हैं जो जन्म से पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? फियर, एंगर और लव। ये 3 इमोशंस इन्होंने बताया, जो इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति में, एक बच्चे में जन्म से पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, मतलब बिहेवियरिज्म से जुड़े हुए हैं। जैसे बीएफ स्किनर, बुरहान फेडरिक स्किनर के बारे में आपने सुना होगा। आपने सीटेट में इनका खूब नाम सुना होगा, स्किनर स्किनर स्किनर। तो स्किनर जो है वो भी एक बिहेवियरिस्ट हैं। स्टैनली हॉल, ये भी एक बिहेवियरिस्ट हैं। थॉर्नडाइक, इनका भी आपने नाम सुना होगा। इनकी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है बहुत फेमस, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, तो इसके बारे में भी आपने सुना होगा। टॉलमैन है, टॉलमैन भी बिहेवियरिस्ट हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रमुख नाम हैं जो बिहेवियरिस्ट थे और बिहेवियरिज्म से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी बिहेवियरिज्म के बारे में। और ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थॉट है। यहाँ से आपको सीटेट वगैरह में भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और मतलब एक तरीके से आप उन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आगे इन्हीं इन्हीं थ्योरीज को आपको पढ़ना है। स्किनर की थ्योरी आप पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक की थ्योरी आप पढ़ेंगे, तो आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, कि उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, वो किस चीज से रिलेटेड थे। वॉटसन डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको समझा दी कि इन्होंने वही कहा कि भाई जो साइकोलॉजी वो क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर है और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, कि हम किसी स्टिमुलस को के प्रति रेस्पॉन्स कैसे करते हैं। कोई उद्दीपक है, उस उद्दीपक के प्रति हमारी रेस्पॉन्स हमारा कैसा होगा, उस चीज के बारे में इन्होंने स्टडी बताया साइकोलॉजी को। Behaviorists believe that they cannot see mind, but they can see how people act, react and behave. वो एक माइंड को देख नहीं सकते, बट वो ये देख सकते हैं कि पीपल एक्ट कैसे कर रहा है, रिएक्ट कैसे कर रहा है, बिहेव कैसे कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज पे इनका सारा फोकस रहा। अब इसके बाद एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो बिहेवियरिस्ट हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उनका मानना है कि एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो सारा का सारा एनवायरनमेंट पे निर्भर करता है। इन्होंने हेरिडिटी का जो पक्ष है ना, उसको बिल्कुल नकारा नहीं, मतलब उसको बिल्कुल माइन्यूट कर दिया, उसको बिल्कुल किनारे कर दिया। इन्होंने कहा कि इनको ये जो है किसी भी एक व्यक्ति के एनवायरनमेंट को चेंज करके ना उसके अंदर किसी भी तरह का बदलाव ला सकते हैं। They believe that environment plays an important role in shaping and influencing an individual's behavior. एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक जो है वो एनवायरनमेंट है। ऐसा कौन कहते हैं? बिहेवियरिस्ट लोग। ठीक है, तो इन्होंने सारा का सारा फोकस एनवायरनमेंट पे डाल दिया। तो ये थी सारी कहानी बिहेवियरिज्म की, जिसमें क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई। जॉन ब्रॉडस वॉटसन जो है इसके फादर हैं बिहेवियरिज्म के, व्यवहारवाद के, और इन्होंने सारा का सारा फोकस मन पे किया, मन पे नहीं किया, बिहेवियर पे किया, क्योंकि इनका कहना था कि मन कुछ नहीं होता, मन को हम देख नहीं सकते, व्यवहार को हम देख सकते हैं, तो हम व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे एक दर्जन दर्जन दूध पीते हुए बच्चे दे दो और मैं उनको कुछ भी बना दूंगा। देख रहे हो कितनी जुबान अटक रही है आज मेरी। तो कुछ मतलब दूध पीते हुए बच्चे दे दो और मैं उनको कुछ भी बना दूंगा। ठीक है, ये इन्होंने कहा। इनका कॉन्फिडेंस देखो। इसके बारे में और इसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं ह्यूमनिज्म के बारे में। ठीक है, ह्यूमनिज्म क्या है? मानवतावाद। मानवतावाद का जो थॉट था वो मतलब एक तरीके से बिल्कुल अलग था। इनका मानना था कि एज अ ह्यूमन हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ कैसे हो सकती है, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, अपने आप को जान कैसे सकते हैं, इन चीजों से रिलेटेड था ह्यूमनिज्म। ठीक है, एज अ ह्यूमन आप सबके साथ कैसे विकास कर सकते हैं, सबके साथ जुड़ करके आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक कैसे पहुंच सकते हैं, है ना, सेल्फ ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा विकसित कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों से रिलेटेड था ह्यूमनिज्म। ठीक है, ह्यूमनिज्म के जो फादर हैं वो कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो हैं।
ये दो व्यक्ति थे, दोनों ने साथ मिलकर काम किया था इस स्कूल ऑफ थॉट में, कार्ल रोजर्स या रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो इन दोनों प्रमुख प्रमुख नामों को आप ध्यान रखेंगे। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, किस चीज पे फोकस करती है? एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति, उसके फ्री विल पर, उसके पर्सनल ग्रोथ पर, कैसे वो सबके साथ मिलकर विकास कर सकता है। सबका साथ सबका विकास है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं ह्यूमनिज्म में। ठीक है, बेसिकली ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आती है हमारी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ह्यूमनिज्म को हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट का मतलब मैंने आपको अभी समझाया था स्टार्टिंग में, शुरुआत में। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल। ठीक है, HOLE। तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल, यानी एक संपूर्ण समग्र रूप में देखना। बेसिकली इस स्कूल ऑफ थॉट में क्या था कि किसी भी चीज को जब आप एज अ होल समझेंगे, ठीक है, किसी भी चीज को जब आप एज अ होल समझेंगे तो आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे, बजाय कि आप उसके किसी एक हिस्से को समझें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये एलिफेंट है। ये बच्चे जो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई उसके टीथ को देख रहा है, कोई उसके ट्रंक को देख रहा है, कोई उसके कानों को समझ रहा है, कोई उसकी पूंछ को समझ रहा है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये कहती है कि आप किसी एक चीज को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में देखने की बजाय उसे एज अ होल समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, या होल इज डिफरेंट देन द पार्ट, ये चीजें इसमें आपको समझनी है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यही कहती है कि इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन थॉट्स एंड बिहेवियर टू देयर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव वन मस्ट एक्सपीरियंस देम एज अ होल। कि जो हमारा व्यवहार है या फिर जो हमारे विचार हैं उसको बिल्कुल छोटे छोटे एलिमेंट्स में समझने की बजाय आप उसको एज अ होल एक्सपीरियंस कीजिए, तब आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। आगे देखते हैं। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फादर कौन है, जनक कौन है? मैक्स वर्दीमीर। ठीक है, हिंदी में इसको वर्दीमीर कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको वर्टहाइमर बोलते हैं। इनका नाम है ये मैक्स वर्टहाइमर या फिर वर्दीमीर। मैक्स, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, हिंदी में भी इसको गेस्टाल्ट ही कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक कौन है? मैक्स वर्दीमीर या फिर वर्टहाइमर। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से जुड़े हुए जो और महत्वपूर्ण नाम है कौन कौन है? कोहलर हैं, कॉफका हैं, कर्ट लेविन हैं। ये सारे और लोग थे जिन्होंने इस चीज के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। ठीक है, और ये जो कथन है, ये कथन था एक अरस्तु का कथन, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, बट ये इससे रिलेट करता है। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में यही होता है कि किसी चीज को एज अ होल अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे तो हम आसानी से समझ पाएंगे, और अगर आप उसके किसी एक एक टुकड़े को पकड़ के समझने की कोशिश करेंगे तो आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और इसका फोकस किस चीज पे था? इसका फोकस था परसेप्शन पर, हाउ थिंग्स गेट इनटू द माइंड। वो एक एड आपने देखा होगा, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। तो इनका जो फोकस था वो इसी चीज पे था कि दिमाग की बत्ती कैसे जलती है, दिमाग में चीजें जाती कैसे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रिएटिविटी क्या है, थिंकिंग क्या है, इन सब चीजों पे इसका फोकस था। ये मैंने आपको समझा दिया कि आप थॉट्स को और बिहेवियर को ब्रेक करने के बजाय स्मॉल एलिमेंट में उन सबको एज अ होल एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ आएंगी। ठीक है, ये सारी बातें थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में, यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में। इसके बाद अगला आता है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानवाद। कॉग्निटिव का मतलब अगर सीटेट आपने दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा पहले से भी, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ, संज्ञान का जो मतलब है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? दिमाग से। ठीक है, जब भी कॉग्निटिव वर्ड आएगा, जब भी कॉग्निटिव वर्ड आएगा तो आप सीधा समझ जाएंगे कि हमारे दिमाग या दिमागी प्रक्रियाओं के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी किन किन चीजों के बारे में बात करती है? हमारा दिमाग जो है वो सोचता कैसे है, हमारा दिमाग परसेप्शंस को कैसे बनाता है, हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है, ये सारी चीजें आती हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। ठीक है, लैंग्वेज, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं वो किसके एस्पेक्ट हैं? कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एस्पेक्ट हैं। ठीक है, संज्ञानवाद के पक्ष हैं ये। अब संज्ञानवाद में
किसी को ऐसा मतलब उनके जनक वनक नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नाम है वो कौन कौन है? मिलर और जेरोम ब्रूनर। ठीक है, ब्रूनर और मिलर को इस संज्ञानवाद का एक महत्वपूर्ण नाम माना जाता है, क्योंकि इन्होंने उस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। ठीक है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा। कौन कौन? मिलर और जेरोम ब्रूनर। 1960 में मिलर और जेरोम ब्रूनर ने कॉग्निशन के लिए अपने सेंटर्स स्थापित किए और उसके बारे में स्टडी की। ठीक है, दे कंसीडर थिंकिंग एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने हमारे दिमाग को किसके साथ कंपेयर किया? कंप्यूटर के साथ। ठीक है, इन्होंने हमारे दिमाग को कंप्यूटर के साथ कंपेयर किया। इन्होंने कहा कि जैसे हमारा दिमाग, जैसे कंप्यूटर अलग अलग इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है ना, आप उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो अंदर ले लेगा, उसी तरीके से हमारा दिमाग भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर उसे ट्रांसफॉर्म करता है, उसे स्टोर करता है। आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है ना। आपको आपके दोस्त ने कोई प्रॉमिस की थी, आप उसे 4 साल तक याद रखेंगे कि भाई पार्टी के लिए प्रॉमिस किया था तूने। तो इस तरीके से आपका दिमाग जो है वो इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसको रिट्राइव करता है। रिट्राइव का मतलब जब आपको ज़रूरत हो तो आप फिर से उसे निकाल के लेके आओ, दिमाग के हिस्से में जो इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है उसे निकाल के बाहर लेके आओ। आपका दोस्त 4 साल बाद आपसे मिलेगा ना, तो भी आपको याद रहेगा कि हाँ भाई तूने अभी तक 4 साल के बर्थडे की पार्टी नहीं दी है, या फिर और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं। ठीक है, या तूने मुझे ये करने को कहा था। तो यानी जब आपको ज़रूरत हो तो आप अपने दिमाग से उन चीज़ों को निकाल के भी ला सकते हैं, उसको यूज़ में ला सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप वो फाइल निकाल के फटाफट से दिखा दोगे कि ये रहा, ये पुरानी फाइल मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है। तो ये थी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बात। एक बार फटाफट से एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ। दिमागी जितनी प्रक्रियाएं हैं, कैसे सोचता है दिमाग, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, ये सब आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। और इसमें मिलर और जेरोम ब्रूनर जो है वो महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए और इसमें दिमाग को कंप्यूटर के साथ कंपेयर किया जाता है। अब उसके बाद आखिरी स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, रचनावाद। सीटेट में भर भर के इसके बारे में आपने समझा होगा, मतलब सुना होगा, पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, रचना या फिर कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि किसी चीज को बनाना। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि जो एक व्यक्ति है, जो एक इंडिविजुअल है, वो अपने नॉलेज का निर्माण स्वयं करता है, अपने आप करता है, अपने एनवायरनमेंट को देख करके करे या चाहे जैसे करे, बट वो अपने ज्ञान का निर्माण अपने आप करता है। यही चीज है बेसिकली रचनावाद में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसका हिंदी में नाम है रचनावाद। ठीक है, और स्ट्रक्चरलिज्म क्या था? उसका नाम था संरचनावाद। तो संरचना और रचना में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, संरचना का मतलब होता है कोई चीज बनी कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और रचना मतलब किसी चीज को बनाना। ठीक है, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। तो ये था कंस्ट्रक्टिविज्म। अब इसमें जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो पियाजे और वाइगोत्स्की का आता है। ये इसके जनक नहीं है, आप ध्यान रखना, लेकिन इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर स्कूल ऑफ थॉट का कोई जनक होगा, कोई फादर होगा। कुछ के हैं, कुछ के नहीं है। तो जो जो है वो आपको उस तरीके से ध्यान रखना है, और जो नहीं है उसमें जो महत्वपूर्ण नाम बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे पियाजे और वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट नेम है कंस्ट्रक्टिविज्म के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट पे बहुत सारा काम किया, और बच्चे जो हैं वो कैसे डेवलप करते हैं, कैसे अपने नॉलेज को बनाते हैं, इस चीज़ के बारे में इन दोनों ने बहुत सारे चीज़ें हमें बताई। ठीक है, सो चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ऑन देयर ऑन। ये जीन पियाजे का कथन था, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण अपने आप कर सकता है। ठीक है, एज अ लर्नर गेन न्यू एक्सपीरियंसेस, they will continuously update their mental models with their new information and construct their own interpretation of reality। यानी एज अ लर्नर जैसे जैसे आप अलग अलग एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, उस तरीके से आप अपने दिमाग की पुरानी नॉलेज को अपडेट करते चले जाते हैं। हो सकता है आप अभी जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसने सबसे पहले सिर्फ एक बिल्ली देखी। ये मैं वही प्याजे वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसने सबसे पहले एक बिल्ली देखी और अभी उसे सिर्फ बिल्ली के बारे में ही पता है। लेकिन जब कुछ टाइम बाद वो एक शेर के बारे में, शेर को देखेगा या शेर के बच्चे को देखेगा, तो लगेगा कि उसे वो भी बिल्ली है। लेकिन अगर उसे कोई बताएगा, उसे कोई एक्सपीरियंस करवाएगा कि ये बच्चा शेर का बच्चा है,
या एक शेर है तो वो अपनी नॉलेज को अपडेट करेगा। तो इसी तरीके से जैसे जैसे नए नए एक्सपीरियंसेस आते जाते हैं, जो हमारी नॉलेज है वो अपडेट होती चली जाती है और जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण करता चला जाता है। सो कंस्ट्रक्टिविज्म की बिल्कुल बेसिक बात क्या है कि एक इंडिविजुअल अपने ज्ञान को अपने आप निर्माण करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये थी हमारी आज की सारी कहानी। बट अभी जाना नहीं है, खत्म नहीं हुई है वीडियो। अभी हमें एक छोटा सा रिवीजन करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है और आप पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार इसको फटाफट से समेट के एक स्टोरी की तरह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फटाफट से समझ में आए। और उससे पहले एक चीज और देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मेरे चैनल का डेटा है, वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, और यहाँ पर मेरे जो 70% यूजर्स हैं, मेरे 70% यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। यार ऐसे थोड़ी होता है, ये अच्छी बात भी नहीं है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, प्लीज कर लिया करो यार, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। वीडियो भी लाइक कर लो। पहली बात तो मुझे बोलना ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग बहुत ढीठ हो, सुनते नहीं हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आगे फटाफट से एक क्विक रिवीजन लेते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का। 8 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मैंने आपको बताई, एस एफ पी बी जी सी एस सी, एस एफ पी बी जी सी एस सी, एस एफ पी बी जी सी एस सी, बार बार ऐसे बोलो, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आएगा जो संरचना के बारे में बात करता है, फिर फंक्शनलिज्म आएगा जो मन के फंक्शन के बारे में बात करता है, फिर आता है गेस्टाल्ट साइको एनालिसिस जो जिन्होंने मन के टाइप्स बता दिए, फिर आएगा बिहेवियर, जिन्होंने कहा क्या मन लगा रखा है, मैं बिहेवियर के बारे में पढ़ूंगा, ठीक है, मैं बिहेवियर के बारे में बात करूंगा। देन आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो कहता है कि गेस्टाल्ट का मतलब है होल। इन्होंने कहा कि अगर आप किसी चीज को होल के रूप में पढ़ते तो आप उसको ज्यादा आसानी से समझ सकते हो। जैसे मैंने वो हाथी वाला एग्जाम्पल दिखाया, हाथी के कान देखोगे, हाथी के सूंड देखोगे, हाथी के नाक देखोगे, हाथी के पैर देखोगे, तो हाथी समझ में नहीं आएगा। पूरे हाथी को देखोगे तो तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। देन आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो आपके दिमाग से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, कैसे सोचते हो, कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, क्या परसेप्शन बनाते हो, कैसे चीजों को मेमोराइज करते हो, दिमाग से जुड़ी ऑल चीजें आती हैं संज्ञानवाद में। देन है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म में क्या था कि एज अ ह्यूमन आप अपने पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल तक ग्रो होकर कैसे जा सकते हो। देन आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी आप अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना था, साइकी प्लस लोगोस, और ये दोनों ग्रीक वर्ड्स थे। और इनका पहली बार, साइकोलॉजी शब्द का पहली बार इस्तेमाल रुडोल्फ गोकुल ने किया था 1590 में, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? 1590 में रुडोल्फ गोकुल ने पहली बार इसका यूज किया था। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरिज्म। स्ट्रक्चरिज्म यानी संरचनावाद, ये रहे आपके विलियम वुंट, ठीक है। विलियम वुंट, इन्होंने पहली साइकोलॉजी की लैब ओपन की थी 1879 लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में। इन्होंने विश्व की पहली साइकोलॉजी की लैब स्थापित की और वहां से साइकोलॉजी को स्टडी करना शुरू किया, और ये वहां पर इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज करते थे। और इन्हीं की एक शिष्या है मार्गरेट वॉशबर्न, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। विलियम वुंट की ही शिष्या है मार्गरेट वॉशबर्न। ये जो थी पहली महिला थी जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी हासिल की 1894 में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, मार्गरेट वॉशबर्न साइकोलॉजी में पीएचडी हासिल करने वाली पहली महिला 1894 में, और इनकी एक फेमस किताब भी है द एनिमल माइंड नाम से, ठीक है। उसके बाद अगला स्कूल ऑफ थॉट था हमारे पास फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। इसके जनक हैं विलियम जेम्स, और इनकी एक फेमस किताब है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और ये किस चीज़ पे फोकस करते थे कि हमारे माइंड, हमारा जो दिमाग है, ये हमारा जो दिमाग है ये फंक्शन कैसे करता है, इस चीज़ पे फोकस किया इन्होंने। कौन? विलियम जेम्स। अब इनकी भी एक शिष्या है, विलियम जेम्स की एक शिष्या थी मैरी विटन कॉल्किन, ठीक है। मैरी विटन कॉल्किन, शी वॉज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ एपीए एंड द फर्स्ट वुमेन, ठीक है। ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी एपीए। एपीए क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए यार यहाँ पर एक भी, किसी एक चीज को भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस कराई जा रही हैं। ये मे भी बोरिंग लग रही होंगी आपको क्योंकि आप पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बट हर रोज एक ही बात कह रहा हूँ, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इतने डिटेल में पेडागोजी आपको कहीं और मिलने वाली भी नहीं है। तो डीएसएसबी की तैयारी हो, चाहे केवीएस की तैयारी हो, चाहे सुपर टेट की तैयारी हो,
ये हर जगह, हर टीचिंग एग्जाम में ये बैच आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैरी विटन कॉल्किन कौन है? द फर्स्ट वुमेन ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, पहली महिला थी और 14th प्रेसिडेंट थी वैसे तो, और पहली महिला प्रेसिडेंट थी। इनकी भी एक किताब है द एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, ये कुछ कुछ बातें थी, एक्स्ट्रा नॉलेज है ये, तो मैरी विटन कॉल्किन के बारे में थोड़ी सी आप ध्यान रखना। उसके बाद अगला था स्कूल ऑफ थॉट था हमारे पास साइकोएनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। ये रहे सिगमंड फ्रॉइड। ये देखो कैसा एकदम कूल ड्यूड बन के इन्होंने फोटो खिंचवा रखी है। इनकी जितनी फोटोज आप सर्च करके देखोगे ना, ऐसे भयानक सी आंखें बना रखी हैं जो देख के डर जाए बच्चा। तो सिगमंड फ्रॉइड है ये, और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी पूरी साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिक थ्योरी। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे डिटेल में जब हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे। और इन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की थी? फॉरगेटफुलनेस, हम चीज़ों को भूलते कैसे हैं। मिस प्रोनाउंसिएशन, हमारी ज़बान कैसे फिसलती है, हम कई बार गलत बोल देते हैं, जैसे मैं अपनी 50s में गलत बोल देता हूँ, तो ये मिस प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात की। ड्रीम्स कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में इन्होंने बात की। इनकी भी एक फेमस किताब है एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, जिसके बारे में इन्होंने डिटेल में बात कर रखी है। ये सारी ना थोड़ी थोड़ी जो बुक वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद इन्होंने कुछ कुछ टर्म्स दिए थे जिसके बारे में इन्होंने बात किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस में क्या होता है? जब जो बॉयज हैं वो अपने माता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, और जो गर्ल्स हैं वो अपने पिता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जब बॉयज अपने माता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रा क्या है? जब गर्ल्स अपने पिता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें और बताई थी, याद है किसी को? फटाफट से बताना। बताओगे कैसे? क्या तो ये तो कह रहे हो ये तो रिकॉर्डिंग क्लास है ना? इरोज और थैनाटोस। इरोज क्या बताया था मैंने? एक जो पॉजिटिव एनर्जी है लाइफ के प्रति वो कहलाती है इरोज, और थैनाटोस क्या है? नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, बुरी आदतें हो गई आपकी या आपके बुरे व्यवहार हो गए, वो सब आता है थैनाटोस के अंदर। तो ये सारी कहानी थी साइकोएनालिसिस की। इसके बाद अगला आया बिहेवियरिज्म। इन्होंने कहा कि क्या मन का स्ट्रक्चर, क्या मन का फंक्शन, क्या मन के टाइप, साइड हटो सारे। मैं बात करूंगा व्यवहारवाद के बारे में। ठीक है, बिहेवियरिज्म। तो यहाँ से शुरू हुआ व्यवहारवाद। इसके जनक कौन है? जॉन रॉडस वॉटसन, जेबी वॉटसन। ये रहे जेबी वॉटसन, हैरी पॉटर वाला चश्मा लगा के, और ये फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। ठीक है, 1912 में इन्होंने अपनी एक कथन दिया था, इंपॉर्टेंट कथन, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। इन्होंने कहा बड़े कॉन्फिडेंस से कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, दूध पीते बच्चे, और तुम जो चाहोगे, पुलिस, चोर, सिपाही, मैं वो उनको बना सकता हूँ कंडीशनिंग करके। ठीक है, कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग एक प्रोसेस है जिससे आप किसी के भी व्यवहार में मनचाहा परिवर्तन ला सकते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के। ठीक है, कंडीशन कर सकते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि मैं कंडीशनिंग करके उनको कुछ भी बना सकता हूँ जो तुम चाहो। और इन्होंने किसके बारे में बात की? ओवर्ट या फिर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। एक होता है कोवर्ट और एक होता है ओवर्ट। कोवर्ट होता है जो आपका आंतरिक व्यवहार है, ठीक है, आपका अंदर का बिहेवियर है जो आपके अंदर छिपा हुआ है। और एक होता है ओवर्ट, ओवर्ट जो आपके बाहर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्वेबल ओवर्ट बिहेवियर के बारे में बात की, यानी जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो थी सारी कहानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जॉन लॉक। 17वीं शताब्दी में ये एक बिहेवियरिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि जो बच्चे का माइंड होता है वो क्या है? एक टैबुला रासा है, टैबुला रासा। इन्होंने माइंड को क्या बताया? टैबुला रासा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, और मैंने इसको जोड़ दिया। 17वीं शताब्दी में इन्होंने एक बात कही थी कि जो बच्चे का माइंड होता है वो क्या है? टैबुला रासा। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है खाली तख्ती, ब्लैंक स्लेट। यानी बच्चे का दिमाग जो है खाली तख्ती जैसा है जिसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोरा कागज है ना। या फिर वो आपने गीली मिट्टी वाला आपने बहुत सुना होगा सीटेट में कि बच्चे का जो दिमाग है वो गीली मिट्टी जैसा है जिसको आप एक कुम्हार की तरह गढ़ के कुछ भी बना सकते हैं। तो जॉन लॉक ने ये कहा कि बच्चे का जो माइंड है वो एक खाली तख्ती है, टेबुला रासा है, जिसपे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला स्कूल ऑफ थॉट आया हमारे पास गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में गेस्टाल्ट मैंने बताया आपको क्या है। गेस्टाल्ट का मतलब एज अ होल। मैक्स वर्टहाइमर फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के जनक हैं मैक्स मैक्स वर्दीमीर। और इन्होंने क्या कहा
कि किसी चीज़ को आप एज अ होल पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो यानी जो माइंड है उसके किसी एक एक हिस्से, एक एक थॉट को समझने की बजाय आप एज अ होल उसको स्टडी करोगे तो आप आसानी से उसको समझ पाओगे। अगला आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यहाँ पर मिलर और जेरोम ब्रूनर, ये इसके फादर नहीं है, ध्यान रखना, बट इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। ये दो व्यक्ति हैं, मिलर और जेरोम ब्रूनर, और इन्होंने मिल करके इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। और इन्होंने हमारे दिमाग को किस चीज़ से कंपेयर किया? कंप्यूटर से। जैसे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करके रखता है, और जब ज़रूरत होती है कभी भी तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा माइंड भी है, वो इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है, और जब ज़रूरत हो आप अपने दिमाग से बातों को निकाल भी सकते हो। जब किसी से लड़ाई होती है तो हम उसको याद दिलाते हैं ना कि तूने मतलब तू तो पहले ऐसे ऐसे बोलता था, तूने ये किया था, तूने वो किया था। तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन है जो अंदर हमारे दिमाग में सेव रहती है, आप उसको ज़रूरत पड़ने पे कभी भी निकाल सकते हो। बाकी दिमाग कैसे सोचता है, दिमाग कैसे अंडरस्टैंडिंग करता है, दिमाग कैसे मेमोराइज करता है, ये दिमाग से रिलेटेड जितनी भी कहानी है ना, सारी की सारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आनी है। इसके बाद आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म एक तरीके से अलग ही कहानी थी, मानवतावाद, जिसके जनक कौन है? कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो। ये दो व्यक्ति हैं, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो। इन दोनों ने बात किया कि एक एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन, आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे कैसे जा सकते हो, आप ग्रो कैसे करोगे, इसके बारे में बात किया ह्यूमनिज्म में। उसके बाद लास्ट आपका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें महत्वपूर्ण नाम जो है वो पियाजे और वाइगोत्स्की हैं। ये इसके जनक नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें इन्होंने इस क्षेत्र में अपनी रिसर्चेज में बताई हैं। इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस ग्रो करते जाएंगे, आप उन एक्सपीरियंसेस से अपने ज्ञान का निर्माण करते जाएंगे, आप अपने नॉलेज को अपने आप कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को देखता जाता है और उनको एक्वायर कर लेता है, उनको सीख लेता है। इसी चीज़ के बारे में बात होती है कंस्ट्रक्टिविज्म में। ठीक है, आगे तो आज की ये सारी कहानी थी। इसके बारे में आगे अभी हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, मतलब आज की क्लास में तो बस इतनी ही कहानी है। अच्छा, एक चीज़ और जो हमने डिस्कस किया था वुडवर्थ का थॉट साइकोलॉजी के बारे में, ये फर्स्ट क्लास में मैंने इसको आपको बताया था कि वुडवर्थ ने कहा कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, एंड देन इट्स कॉन्शियसनेस, और इट स्टिल हैज सम बिहेवियर ऑफ शॉर्ट। इन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान है उसने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना माइंड खोया, देन अपनी चेतना खोई, और अब इसमें कुछ व्यवहार बाकी है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि जो साइकोलॉजी थी वो पहले आत्मा का अध्ययन हुआ करती थी, है ना। जो एंशियंट टाइम है उसमें साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का अध्ययन हुआ करती थी। उसके बाद धीरे धीरे वो माइंड पे शिफ्ट हुई, यानी आपका मन कैसे काम करता है इस चीज़ पे शिफ्ट हो गई, और उसके बाद फिर मन से वो आपकी चेतना पे शिफ्ट हो गई कि चेतना कैसे काम करती है, फिर वो भी चीज़ खत्म हो गई, और अब साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी कही जाती है? बिहेवियर की स्टडी कही जाती है साइकोलॉजी। तो इसी को लेकर के वुडवर्थ ने अपना ये थॉट दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, और क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी सारी कहानी। हमने रिवीजन भी कर लिया इसको, और सारी चीज़ें अच्छे से समझ भी ली। एक बार में आपको ना समझ में आए तो दो बार देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा। नोट्स साथ के साथ ज़रूर बनाना। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करना। ठीक है, एक एक नंबर आपके लिए ज़रूरी होते हैं यहाँ पर। बस ये सारी कहानी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये जो पीपीटी है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, और इतनी सारी बकबक और मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना। अपनी अटेंडेंस लगाए बिना यहाँ से जाना मत, और एंड तक आए हो ना, ये सेशन देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना यार। और बस इतनी सी बात है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।